पॉइंट नंबर 6, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सामान्य उद्देश्यों के बाद में व्यक्तिगत हितों का होना। द प्रिंसिपल कैन बी नेम्ड प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। इस सिद्धांत का नाम व्यक्तिगत हितों से पहले जनरल इंटरेस्ट का होना या उनकी प्राथमिकता होना भी हो सकता है। अब इस प्रिंसिपल के अनुसार जो सामान्य उद्देश्य हैं या ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं वो सबसे ऊपर होते हैं। इफ़ वन इज आस्क्ड, अगर किसी को इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी के ऑर्डर में उसको रखना, उससे पूछा जाए, डेफिनेटली जो जनरल इंटरेस्ट को पहले स्थान पर रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर एक मैनेजर कोई डिसीजन लेता है जो उसको व्यक्तिगत रूप से तो उसका नुकसान करता है, लेकिन कंपनी को उसका बड़ा फ़ायदा होता है, तो उसे निश्चित रूप से कंपनी के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए और इसी प्रकार से निर्णय लेना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत अगर कोई डिसीजन मैनेजर की व्यक्तिगत रूप से मदद करता है लेकिन कंपनी को बहुत बड़ा इससे लॉस होता है, तो ऐसा डिसीजन कभी भी नहीं लिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक परचेज मैनेजर कंपनी का, उसे 100 टन कच्चा माल खरीदना है उसे, और उसका बेटा भी एक सप्लायर है दूसरे सप्लायर के साथ बाज़ार में, तो मैनेजर इस रॉ मटेरियल को अपने बेटे की फर्म से मार्केट प्राइस से भी ऊंचे दाम पर खरीद लेता है, तो ये मैनेजर को व्यक्तिगत रूप से लाभ पहुंचाएगा लेकिन कंपनी को इसका बहुत बड़ा लॉस होगा। ये सिचुएशन अवांछनीय है, ये गलत है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट इसका क्या होगा कि इसमें मानवता का अवलोकन होगा। दूसरा, प्रत्येक एवरीबॉडी प्रॉफिट इन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, और हर किसी का प्रॉफिट या लाभ होगा कंपनी के लाभ में। और इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं और इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के उद्देश्यों में समन्वय होगा। और अगर इसे हम वायलेट करते हैं तो मानवीयता का उल्लंघन होगा, जेलसी यानी जलन लोगों के बीच में, ये इसमें वृद्धि होगी और ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में रुकावट आएगी और व्यक्तिगत और ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन में कमी आएगी। पॉइंट नंबर 7, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज़ को पारिश्रमिक। फ्योल का ये विचार है कि एम्प्लॉइज़ को एक उचित मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए ताकि एम्प्लॉइज़ और ओनर उनमें इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन या समान रूप से वो संतुष्ट हो सकें। और ये मैनेजर की ड्यूटी है कि वो ये सुनिश्चित करे कि हर एक को उसके कार्य के अनुसार उसे वेतन मिले, उसका पारिश्रमिक मिले। अगर उन्हें प्रॉपर रूप से, उचित रूप से उनके कार्य के लिए पैसे नहीं मिल रहे तो एम्प्लॉई अच्छी तरह से अपना पूरी डेडिकेशन से कार्य नहीं करेंगे, ईमानदारी से नहीं करेंगे, पूरी कैपेसिटी से नहीं करेंगे। परिणाम स्वरूप ऑर्गेनाइजेशन को फेल्योर का सामना करना पड़ेगा। और उचित रूप से पारिश्रमिक जो देना, ये डिपेंड करता है कुछ ऐसे घटकों पर, ऐसे तत्वों पर, जैसे रहने का या जीवन का जो लागत है, उसकी जीवन यापन की लागत, लेबर की डिमांड और उनकी योग्यता पर निर्भर करता है। फ्योल ये फील करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए सामान्य पारिश्रमिक के अलावा उन्हें कुछ अन्य मौद्रिक और अमौद्रिक लाभ भी दिए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए ये कल्पना करें कि जो चीज़ें महंगी होती जा रही हैं डे बाय डे और कंपनी को प्रॉफिट मिल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में जो एम्प्लॉइज़ का रेम्यूनरेशन भी बिना उनके कहे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर ये नहीं किया जाता तो एम्प्लॉइज़ कंपनी को पहले ही अवसर पर छोड़ देंगे और नई रिक्रूटमेंट पर खर्चे करने पड़ेंगे और इससे कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होगा। और रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज़ को मानने के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, उससे क्या होगा, प्रोत्साहन में वृद्धि होगी और एम्प्लॉइज़ की संतुष्टि में भी वृद्धि होगी और डेडिकेशन की भावना
का विकास होगा एम्प्लॉइज़ में, और लेबर टर्नओवर रेट भी कम हो जाएगा, यानी छोड़ के जाने का रेट कम हो जाएगा। और वायलेट करने से क्या होगा, इसमें एंकरेजमेंट और सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉइज़ की कम हो जाएगी, वे प्रोत्साहित नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, और इसके बाद उनकी ईमानदारी को भी क्या होगा, उनकी बेईमानी को एंकरेजमेंट मिलेगी, और तीसरा लेबर टर्नओवर भी इससे बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। इस सिद्धांत के अनुसार सुपीरियर्स को इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन यानी प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण को अपनाना चाहिए, बजाय कि संपूर्ण केंद्रीयकरण के और संपूर्ण विकेंद्रीयकरण के। बाई इफ़ेक्टिव सेंट्रलाइजेशन यानी कि प्रभावपूर्ण केंद्रीयकरण से फ्यूल का मतलब ये नहीं है कि अथॉरिटी कंप्लीटली उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए। वो ये महसूस करते हैं कि जो सुपीरियर हैं उन्हें जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है उनको लेने के जो अधिकार हैं अपने हाथों में रखने चाहिए, जबकि डेली डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है और जो कम इम्पोर्टेंस के डिसीजन है वो अपने सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ कर्मचारियों को डेलीगेट कर देना चाहिए। तो रेशो ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि स्मॉल बिजनेस यूनिट के अंदर ज़्यादा केंद्रीयकरण और बड़े बिजनेस यूनिट में ज़्यादा विकेंद्रीयकरण करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज़ को डिटरमाइन करने के संबंध में जो डिसीजन है और बिजनेस को एक्सपेंड करने के मामले में जो डिसीजन है वो सुपीरियर के हाथों में होने चाहिए। इसके विपरीत परचेज करना, कच्चा माल या एम्प्लॉइज़ को छुट्टी इत्यादि देना वो सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया जाना चाहिए, उनको सौंप देना चाहिए। कंटिन्यूइंग 8, पॉजिटिव इफ़ेक्ट। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे? वर्कलोड सुपीरियर का कम हो जाएगा, क्विक डिसीजन होंगे और अच्छे डिसीजन होंगे, और सबॉर्डिनेट को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको वृद्धि होगी प्रोत्साहन में। और अगर हम इसको वायलेट करेंगे तो अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ जाएगा सुपीरियर का अगर सेंट्रलाइजेशन होगा, और अगर डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा होगा तो भी उनका वर्कलोड सबॉर्डिनेट का बढ़ जाएगा। इसी प्रकार जो अधीर हो जाएंगे वो और जो गलत डिसीजन लिए जाएंगे सुपीरियर के द्वारा जब कंप्लीट उनके पास सेंट्रलाइजेशन होगा, और कमज़ोर डिसीजन लिए जाएंगे अगर कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन दे दिया जाए। सबॉर्डिनेट अपनी मन मर्जी से कार्य करेंगे। और डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट टू सबॉर्डिनेट इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। और अगर संपूर्ण रूप से केंद्रीयकरण होगा तो इस केस में सबॉर्डिनेट के प्रोत्साहन में कमी आ जाएगी, क्योंकि उनको निर्णय लेने में उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी, इसलिए वो प्रोत्साहित नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 9, स्केलर चेन। स्केलर चेन ये होती है श्रृंखला, क्रमवार श्रृंखला। इसका नंबर 1, इसका मतलब है कि अधिकारों की एक औपचारिक रेखा जो ऊपर से नीचे की रैंक की ओर एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा के अंदर जो चलती है। नंबर 2, फ्यूल्स ओपिनियन। फ्यूल्स का क्या विचार है इस मामले में? ये चेन बड़े ही स्ट्रिक्ट मैनर में, बड़े इसको मजबूती से इसको फॉलो किया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक कम्युनिकेशन टॉप से बॉटम की ओर या बॉटम से टॉप की ओर जाना चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है यहाँ कि कोई भी स्टेप, कोई भी पोस्ट ओवरलुक नहीं की जानी चाहिए कम्युनिकेशन के द्वारा। जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हों तो किसी भी स्टेप को हम ओवरलुक ना करें, छोड़े ना। नंबर 3, फ्यूल्स लैडर, फ्यूल्स की सीढ़ी। फ्यूल्स ने इस प्रिंसिपल को एक लैडर या डबल चेन, जिस तरह की डायग्राम में उन्होंने दर्शाया, एक्सप्लेन किया है। इसमें स्केलर चेन में ए जो है टॉप पर है, और इसमें 2 इसकी जो लैडर के 2 सिरे होते हैं, एक तो A to G और A to Q।
तो फॉर एग्जांपल इन ए कंपनी द एम्प्लॉय एफ वांट टू हैव कॉन्टैक्ट विद पी। इस डायग्राम में एम्प्लॉय एफ पी के साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है। तो स्केलर चेन प्रिंसिपल के अनुसार एफ को ए के पास पहुंचना होगा और थ्रू द मीडियम ऑफ ई बी सी एंड इन सब को बीच में से होते हुए उसको ए के पास जाना होगा और देन ही शुड अप्रोच टू पी। फिर उसके बाद उसको पी के पास पहुंचना होगा। इसलिए एफ को उसे सभी 9 स्टेप्स की मदद लेनी पड़ेगी पी के साथ कांटेक्ट करने के लिए। तो उसको इतने लोगों से कांटेक्ट करना पड़ेगा जब वो पी के पास जाएगा। और इसका पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी। ज़्यादा क्लियर सिस्टम ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन के कारण जो प्रॉब्लम्स हैं वो फास्टर सॉल्व हो जाती हैं। और नंबर 5, गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब ये होता है कि एक तरह का एक इसमें फट्टा बीच में लगा देना, कोई एक तरह का तख्ता लगा देना। इट इज़ एक्सेप्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का अपवाद है। इसका मतलब है कि एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एम्प्लॉइज़ के बीच में स्थापित करना जो इक्वल रैंक के होते हैं। अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति हो तो उस स्थिति में उनको आपस में मिलने की, उनको संपर्क करने की आज़ादी हो। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसा कि डायग्राम में दर्शाया गया है, एफ कैन हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पी। एफ का ये एरो से दर्शाया गया कि वो सीधा पी से कांटेक्ट कर सकता है। बट फॉर डूइंग सो, परंतु ऐसा करने के लिए एफ और पी को प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है अपने इमीडिएट बॉस की। एफ को ई की लेनी पड़ेगी और ओ को अपने क्याऊ को पी की लेनी पड़ेगी। तो द डिटेल ऑफ देयर टॉक, उनकी डिटेल भी उनको दी जानी चाहिए। जो उनसे इमीडिएट बॉसेस होते हैं उनको इनके बारे में बताया जाना चाहिए। अब इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट, एक तो इन्फॉर्मेशन का जो है फ्लो है, जो प्रवाह है वो क्रमवार होगा और अच्छे रिलेशन होंगे क्योंकि अथॉरिटी की पूर्ण रूप से रिस्पेक्ट होगी और क्विक सॉल्यूशन होंगे प्रॉब्लम्स के। अगर इसको वायलेट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बेतरतीब होगा और उसके बाद रिलेशन में क्या आएगी, बिटरनेस भी आ सकती है क्योंकि क्लोज सुपीरियर को इग्नोर करने से इसमें रिलेशंस के अंदर कड़वाहट आ जाती है और इंक्रीज इन प्रॉब्लम्स, और समस्याएं बढ़ जाएंगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन समय पर उपलब्ध नहीं होगी। पॉइंट नंबर 10, ऑर्डर का मतलब होता है इसको तरतीब में होना, किसी चीज़ को पूर्णतया मतलब कि ऑर्डर में होना। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ए राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द राइट जॉब एंड ए राइट थिंग। इसका मतलब ये है कि एक उचित व्यक्ति को उचित जॉब पर लगाना और एक उचित वस्तु को उचित स्थान पर लगाना। इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू फयोल, प्रत्येक एंटरप्राइज के अंदर 2 डिफरेंट ऑर्डर होते हैं। एक तो होता है मटेरियल, जिसको हम फिजिकल रिसोर्सेज के लिए लागू करते हैं, और एक होता है सोशल ऑर्डर जो कि ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए लागू होता है। कीपिंग द फिजिकल रिसोर्सेज, और फिजिकल रिसोर्सेज को ऑर्डर में रखने का मतलब है कि प्रत्येक चीज़ के लिए उचित स्थान और एवरीथिंग इन इट्स राइट प्लेस, और प्रत्येक चीज़ इसके उचित स्थान पर होनी चाहिए। इसी प्रकार ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्डर में रखने का मतलब है कि ए प्लेस फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए एक स्थान, और एवरीवन इन हिज अपॉइंटेड प्लेसेस, और प्रत्येक कोई अपने जो नियुक्त किए हुए स्थानों पर हो। तो मेंटेनिंग दिस 2 ऑर्डर्स प्रॉपरली, इन 2 चीज़ों को, इन 2 ऑर्डर्स को प्रॉपरली मेंटेन करने से क्या होगा कि प्रत्येक को ये जानता है कि उसका कार्यस्थल क्या है और व्हाट ही इज़ टू डू, उसे क्या करना है और उसे रिक्वायर्ड मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है या कहाँ से मिलेगा। तो परिणाम स्वरूप सारे के सारे उपलब्ध रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली यूटिलाइज या उचित रूप से उनका प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए
एक एम्प्लॉई जो एक फैक्ट्री में काम करता है उसे ये जानना चाहिए कि कौन सा स्थान या सोर्स है जहाँ से वो कभी भी आवश्यकता हो तो वो टूल्स प्राप्त कर सकता है, जब भी ज़रूरत पड़े अपने यंत्रों को औजारों को कहाँ से ले सकता है। इसी प्रकार उसे ये जानना चाहिए कि कहाँ उसका सुपीरियर उसे उपलब्ध होगा जब भी कोई आवश्यकता होगी। इट इज़ हाउएवर, यद्यपि ये इम्पोर्टेंट है यहाँ नोट करना कि ये पर्याप्त नहीं है कि एक अलॉटेड प्लेस किसी टूल बॉक्स के लिए होना और फॉर द सुपीरियर और सुपीरियर का अलॉटेड प्लेस पे होना, लेकिन ये दोनों की उपलब्धता एट देयर डिसाइडेड प्लेस एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट क्या है कि वो डिसाइडेड प्लेस के ऊपर दोनों चीज़ें उपलब्ध हों। इफ़ दिस इज़ नॉट, अगर ये नहीं है तो इट कैन लीड टू ए हैवी लॉस, तो इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और जिस एज ए रिजल्ट ऑफ डैमेज टू द मशीन, जिसके माध्यम से जो मशीनरी है उसको भी डैमेज हो सकती है और जो कि हानि का कारण बन सकती है। तो इसको मानने के जो इफ़ेक्ट हैं, पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं, इससे मटेरियल और मानवीय जो रिसोर्सेज हैं उनका पूर्णतः उपयोग होगा। दूसरा, समय का लॉस नहीं होगा रिसोर्सेज को ढूंढने में जबकि आवश्यकता हो, और बेटर डिसिप्लिन होगा, अनुशासन होगा। वायलेट करने के क्या होंगे इसके जो वायलेट करने के इसके क्या नतीजे होंगे, वो होंगे रिसोर्सेज मिसयूज़ होंगे और एक्सीडेंट्स की संभावना बढ़ जाएगी और बेतरतीबी या अस्त व्यस्तता भी बढ़ जाएगी। पॉइंट नंबर 11, इक्विटी, समता। द प्रिंसिपल ये हमें बताता है कि मैनेजर्स को अपने सबॉर्डिनेट के साथ बड़ा उदारतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए ताकि वहाँ उनमें एक समर्पण की और अटैचमेंट की भावना हो और ऑल द एम्प्लॉयज़, सभी एम्प्लॉयज़ को बराबर और निष्पक्ष रूप से उनके साथ व्यवहार होना चाहिए। फ्योल हमें बताते हैं इस संबंध में, इस प्रिंसिपल से, कि देयर शुड बी नॉट बी एनी इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, व्यवहार में कोई भी उनके साथ असमानता नहीं होनी चाहिए लोगों के साथ। हुज वर्क इज़ रियल गुड, जिनका कार्य अच्छा हो, और ए पर्सन हु इज ए शर्कर बाय नेचर, उसमें कोई बराबरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कामचोर है और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको उसका रिवार्ड मिलना चाहिए, और अगर कोई कामचोर है तो उसका पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। रादर द लेटर शुड बी ट्रीटेड स्टर्नली, इसका मतलब ये है कि जो बाद वाला है, जो कामचोर है, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। डूइंग सो, ऐसा करते हुए, वुड बी इक्विटेबल, तभी समता हो सकेगी। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस कारण से ही टेलर ने डिफरेंशियल रेम्यूनरेशन यानी कि विभेदात्मक अलग अलग पारिश्रमिक के तरीके उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। फॉर एग्जांपल, एक लेबरर अपने 10 यूनिट को चीज़ों के 10 यूनिट बनाने में 1 दिन में उसको कंप्लीट करता है। दूसरी लेबर जो अपने सुपरवाइज़र का रिलेटिव है वो उसे 8 यूनिट उस दिन में बनाता है, बट गेट इक्वल रेम्यूनरेशन, दोनों को बराबर का पारिश्रमिक मिलता है। ये इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है उसकी वायलेशन है, और सेकंड लेबरर को पहले वाले से कम पारिश्रमिक मिलना चाहिए क्योंकि उसने कम बनाए हैं। तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा कि एम्प्लॉइज़ सेटिस्फाई होंगे, इससे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डिवोशन, समर्पण की सेंस में वृद्धि होगी, और स्किल्ड जो एम्प्लॉई हैं वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। अनस्किल्ड एम्प्लॉई ट्राई करेंगे कि वो कुछ ना कुछ इसमें कुशलता प्राप्त करें। इसको वायलेट करने के क्या इफ़ेक्ट होंगे, क्या प्रभाव होंगे, इससे क्या होगा कि स्किल्ड वर्कर के बीच में डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि होगी, और स्किल्ड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन में विश्वास खो देंगे, और इससे जो स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी में कमी आएगी, और अनस्किल्ड वर्कर की जो केयरलेसनेस है, जिसको लापरवाही कहते हैं, उसमें वृद्धि होगी। पॉइंट नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, कार्मिकों की स्थिरता। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एब्सोल्युटली हार्मफुल होगा एम्प्लॉइज़ को
बार बार चेंज करना, उनको बदलना, एज इट इज़ ए रिफ्लेक्शन, जो कि ये दर्शाता है कि ये अकुशल प्रबंध है, इसलिए या अकुशल प्रबंध को दिखाता है बार बार एम्प्लॉइज़ को बदलना। इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार एम्प्लॉइज़ के कार्य अवधि के अंदर स्थिरता होनी चाहिए ताकि कार्य लगातार कुशलतापूर्वक होता रहे। और फ्योल ये सोचते हैं कि अस्थिरता एम्प्लॉइज़ के कार्यकाल में ये पुअर मैनेजमेंट का कारण और परिणाम होता है। और हाई रेट ऑफ लेबर टर्नओवर विल रिजल्ट, यानी कि लेबर का ज़्यादा रेट होना छोड़ के जाने का वो उसके बढ़े हुए खर्चों का परिणाम होगा। और बिकॉज ऑफ सेलेक्टिंग देम टाइम एंड अगेन, बार बार उन्हें सेलेक्ट करने के कारण खर्च बढ़ जाएंगे। और एंड गिविंग देम ट्रेनिंग, बार बार उनको ट्रेनिंग देने से भी ऐसा होगा। इट आल्सो लोअर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन की प्रतिष्ठा को भी कम करते हैं और एम्प्लॉइज़ के बीच में असुरक्षा की भावना को भी बढ़ाते हैं। विच कीप्स देम बिजी फाइंडिंग, जो उन्हें बिजी रखता है नए नए एवेन्यूज़, काम करने के नए नए अवसर ढूंढने में वो लगे रहेंगे। परिणाम स्वरूप जो डेडिकेशन की जो भावना है वो उनके बीच में नहीं हो सकेगी, उनमें नहीं बन सकेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए यह सत्य है कि अगर वर्कर कोई कंपनी में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता और एटमॉस्फेयर वहाँ पे अनहेल्दी है, अस्वस्थ है, तो एम्प्लॉई लंबे समय तक वहाँ नहीं ठहरेंगे। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, दे विल लीव, वे कंपनी को पहले ही अवसर पर उपलब्ध होते ही वो छोड़ देंगे, जब भी कोई मौका मिला वो भाग जाएंगे। और ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। अगर हम इसे मानते हैं, इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हैं, तो इंक्रीज़, इससे एम्प्लॉइज़ का विश्वास बढ़ता है। दूसरा, रेपुटेशन बढ़ती है कंपनी की। और इसके बाद स्किल वर्कर है वो कंपनी में लंबे समय तक डटे रहते हैं, रुके रहते हैं और ट्रेनिंग पर कम खर्च होता है। और अगर हम इसका वायलेट करते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो एक अविश्वास का वातावरण एम्प्लॉइज़ में होता है। और दूसरा, रेपुटेशन गिरती है कंपनी की और इससे कंपनी अच्छे वर्कर के द्वारा छोड़ दी जाती है। और हैवी रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के खर्चे, बहुत भारी खर्चे इसके लगते हैं, भर्ती के और प्रशिक्षण के। अब हम बात करेंगे पॉइंट 13 की, इनिशिएटिव। इसको हम कहेंगे पहल क्षमता या निर्णय लेने की, पहले निर्णय लेने की क्षमता। इसका मतलब है कि सोचते ही काम करने की कैपेसिटी। अकॉर्डिंग टू फ्योल, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजर। फ्योल के अनुसार ये प्रबंधक की ड्यूटी है कि वो पहल क्षमता की भावना अपने एम्प्लॉइज़ के अंदर उसको प्रोत्साहित करे कि वो किसी कार्य को डिसीजन लेते समय, बट विद इन लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, लेकिन वो इसकी अधिकार और अनुशासन की सीमा में रहते हुए उनको उनके अंदर पहल क्षमता की भावना उसमें भरनी चाहिए, उसमें प्रोत्साहित करनी चाहिए। इट विल बी पॉसिबल, यह केवल तभी होगा जब मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के थॉट्स को, उसके विचारों को वेलकम करेगा, उनका स्वागत करेगा। ऐसा करते हुए तो सो द सबॉर्डिनेट विल प्रेजेंट न्यू, वो नए नए और जो उपयोगी आइडियाज़ बार बार उनके पास रखेंगे और इससे एक इंटेग्रल पार्ट बन जाएंगे, वो एक अकाट्य अभिन्न अंग बन जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का। और इन ऑर्डर टू मेक दिस प्रोसेस एक सक्सेस, इसे सफलतापूर्वक इस प्रक्रिया को करने के लिए एक मैनेजर को अपनी जो प्रतिष्ठा की जो झूठी जो सेंस है, भावना है, उसको हटाना होगा। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन अपने सेल्स मैनेजर को सजेस्ट करता है कि नई नई एडवर्टाइजमेंट की टेक्निक इम्प्लीमेंट की जाए और सेल्स मैनेजर उसे यह कह करके भेज देता है कि ये पॉसिबल नहीं है और उसकी सजेशन को एकदम इग्नोर कर देता है। और इस सिचुएशन में सेल्समैन जिसको कि बिलिटल्ड किया गया है, जिसको कि आपने इग्नोर किया है, वो बार बार या दोबारा इस तरह की ऑफ़र या सजेशन फ्यूचर में नहीं देगा, क्योंकि उसकी इनिशिएटिव लेने की जो इच्छा है उसको दबा दिया गया है।
और इसके विपरीत अगर उसकी सजेशन को केयरफुली सुन लिया गया होता तो इवन दो नोट भी इम्प्लीमेंट, चाहे उसको कार्यान्वित ना करते, चाहे इम्प्लीमेंट ना करते, तो उसने इसको सजेशन को फ्यूचर में देने का भी उसने हौसला किया होता। और ऐसा एक्शन जो वुड सिंपली हैव एनकरेज इनिशिएटिव, और इससे उसके जो पहल क्षमता को प्रोत्साहन भी मिलता। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या होंगे? एक तो उसकी एम्प्लॉयज़ की थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, दूसरा एम्प्लॉयज़ का जो कॉपरेशन है डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में मिलेगा, और उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव की भावना में भी वृद्धि होगी। और इसको वायलेट करने से क्या प्रभाव पड़ेंगे कि एम्प्लॉयज़ की जो विचार शक्ति है वो कम हो जाएगी, और एटमॉस्फेयर होगा नॉन कोऑपरेशन का, जिसमें सहयोग की भावना नहीं होगी। और तीसरा क्या होगा कि एम्प्लॉयज़ की अटैचमेंट भी कंपनी से कम हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 14, स्पिरिट डी कॉर्पस। एज पर दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार एक मैनेजमेंट को लगातार प्रयास करने चाहिए कि वो अपने सबॉर्डिनेट के अंदर टीम भावना या संघ की भावना का विकास करे। तो दिस, इसके लिए उसे वी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए आई की बजाय। अपनी बातचीत के दौरान जब वो अपने अधीनस्थ सबॉर्डिनेट से बात करे तो वो आई की बजाय वी, मैं की बजाय हम का इस्तेमाल करे। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर को हमेशा ये कहना चाहिए कि वी विल डू दिस वर्क, हम ये कार्य को करेंगे, हम इस कार्य को करेंगे, बजाय कि मैं इस कार्य को करूँगा। ये कहने के वो ये कहे कि हम इस कार्य को करेंगे। तो ये बिहेवियर जो मैनेजर का, वो हमेशा सबॉर्डिनेट के बीच में जो सहयोग की भावना को जिंदा रखेगा। और इसको पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होंगे इसके, कि टीम स्पिरिट माने टीम भावना जो है उसमें विकास होगा, काम करने में मोटिवेशन मिलेगा उनको। मोटिवेशन टू वर्क विद, यानी कि टीम भावना से काम करने के लिए वो अभी प्रेरित होंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी, उससे उद्देश्यों को अचीव करना आसान होगा, अच्छे या मधुर संबंध होंगे। और वायलेट करने के क्या इसके इफ़ेक्ट होंगे? इससे टीम भावना किल होती है, इससे टीम भावना का हनन होता है, और दूसरे उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनता होती है, और रिलेशनशिप में भी कड़वाहट आती है, इसमें कड़वापन आ जाता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को स्पष्ट करते हुए फ्योल ने ये पॉइंट आउट किया है कि क्योंकि मैनेजमेंट ह्यूमन बींग्स माने मनुष्यों से संबंधित हैं, तो इसमें फाइनलिटी के रूप में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अंतिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। व्हाट प्रिंसिपल, कौन से जो सिद्धांत हैं किस समय पर लागू होंगे और किस सिचुएशन में होंगे और किस सीमा या किस डिग्री, किस हद तक होंगे, ये सभी डिपेंड करता है किसी भी मैनेजर्स के अनुभव, उसकी कुशलता और उसकी निर्णय लेने की शक्ति पर निर्भर करता है। इसलिए जो प्रिंसिपल एडवोकेटेड किए गए हैं, जिनकी वकालत फ्योल ने की है, या उन्होंने जिनको जो प्रिंसिपल उनके द्वारा बताए गए हैं, उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि उनमें जो लोचशीलता का तत्व होता है, उसमें लोचशीलता यानी कि कुछ गुंजाइश होती है कम ज़्यादा करने की। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।